हेलो बच्चों, ऑल एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं फिर से नए क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आई हूँ। और ये जो क्वेश्चनों की सीरीज है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। इससे पहले मैंने और भी पार्ट डाल दिए हैं, तो आप जाकर ऑल एग्जाम चैनल पर आप देख सकते हैं। और प्रतिदिन आप मेरे साथ बने रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, तो मुझे आशा है कि आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही यूजफुल रहेंगे और साथ ही साथ जो है आपको तैयारी करने का मौका भी मिलेगा। और अगर मेरे वीडियो पसंद आए बच्चों, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी मैं नया वीडियो बनाऊंगी आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाएगा। और शेयर करने की बात मैं इसलिए कहती हूँ ताकि उन बच्चों का भी भला हो जो कि मतलब ट्यूशन वगैरह नहीं लगा सकते, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है। तो बच्चों, आप तैयारी करें और मेरे साथ बने रहें, मैं आपको पढ़ाती हूँ। और पहले जो भी क्वेश्चन बताऊंगी ना, आप सेम मतलब उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आपकी एक तरह से टेस्ट भी हो जाए। चलते हैं बच्चों, बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने मापी थी? प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने मापी थी? चार ऑप्शन आपके सामने, न्यूटन है, रोमर है, आइंस्टीन है और चौथा है गैलीलियो। चार ऑप्शन आपके सामने है। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने मापी थी? न्यूटन ने, रोमर ने, आइंस्टीन ने या गैलीलियो ने? पहले आप खुद मंथन करें, ताकि मैं जब उत्तर बताऊं तो आपको मतलब ये हो जाए कि आपको कितनी तैयारी है, आपकी खुद भी टेस्ट हो जाए। देखते हैं बच्चों, इसका आंसर क्या है? रोमर ने, यानी ओले रोमर ने 1676 में बृहस्पति के उपग्रहों की गति का अध्ययन करके प्रकाश की गति को मापा था। कब मापा था? 1676 में। यानी ओले रोमर ने 1676 में बृहस्पति के उपग्रहों की गति का अध्ययन करके प्रकाश की गति को मापा था। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। देखिए, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? आपने सभी ने सुन रखा होगा एस्प्रिन का रासायनिक नाम। यहाँ चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, तीसरा है मिथाइल सैलिसिलेट और आपका चौथा है एथिल एल्कोहल। चार ऑप्शन बच्चों आपके सामने दिए हैं। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, तीसरा है मिथाइल सैलिसिलेट और चौथा है एथिल एल्कोहल। पहले आप सेम सोचे, फिर मैं आपको उसका उत्तर बताऊंगी। ठीक है बच्चों, मैं आपको इसका उत्तर बताती हूँ। देखिए, इसका उत्तर है, ये दिख रहा होगा आपको, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड यानी एस्प्रिन का उपयोग दर्द निवारक और बुखार कम करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग भी आ सकता है कि एस्प्रिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दर्द निवारक और बुखार कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? गले में, मस्तिष्क के आधार पर या गुर्दे के ऊपर या पेट में? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। गले में, मस्तिष्क के आधार पर, तीसरा है गुर्दे के ऊपर, चौथा है पेट में। देखते हैं बच्चों, इसका आंसर क्या है? मस्तिष्क के आधार पर, यानी इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रित करती है। ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी नियंत्रण करती है। ये मस्तिष्क के आधार पर होती है। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं क्या है। वाहनों के टायर क्यों घिसे और खुरदरे बनाए जाते हैं? वाहनों के टायर क्यों घिसे खुरदरे बनाए जाते हैं? पहला ऑप्शन घर्षण बढ़ाने के लिए, दूसरा घर्षण कम करने के लिए, तीसरा गति बढ़ाने के लिए, चौथा है सुंदरता के लिए। पहले आप स्वयं सोचें, मंथन करें, उसके बाद मैं उत्तर बताऊंगी, तो एक तरह से आपकी टेस्टिंग भी हो जाएगी। देखते हैं इसका बच्चों आंसर क्या है। घर्षण बढ़ाने के लिए।
घर्षण बढ़ाने के लिए। यानी टायरों में खांचे सड़क के साथ पकड़ मजबूत करते हैं और फिसलने से बचाते हैं। टायरों में जो खांचे होते हैं ना, सड़क के साथ पकड़ मजबूत भी रखते हैं और फिसलने से बचाते हैं। घर्षण बढ़ाने के लिए मतलब ये टायर मतलब खुरदरे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं क्या है, देखते हैं भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? SH20S, SD20S, SH2O2S और SCO2S। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। यह है दूसरा ऑप्शन दिया SD2OS और पहला है SH2OS, SH2O2S। देखते हैं इसका रासायनिक नाम क्या है। भारी जल यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में होता है। ये दिया बी ऑप्शन यानी SD2OS। ये आप रट लें, SD2OS यानी भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में होता है। आ गया होगा मेरी समझ में, लगता है कि आप लोगों की। भारी जल जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, तो SD2OS। नेक्स्ट बच्चों क्या है, देखते हैं क्वेश्चन। रुधिर में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? रुधिर में प्लाज्मा का प्रतिशत 45%, 55%, 70% या 90%? 45% पहला ऑप्शन है, दूसरा 55%, तीसरा 70%, चौथा 90%। देखते हैं बच्चों इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 55%। यानी रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा तरल होता है और 45% भाग रक्त कोशिकाएं होती हैं। ये आप लोग याद कर लें, रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा जो कि तरल रूप में होता है और 45% भाग रक्त कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या है। देखिए, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? हवा में, पानी में, तीसरा लोहे में, चौथा ऑप्शन है निर्वात में। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? हवा में, पानी में, लोहे में, निर्वात में? देखते हैं बच्चों, निर्वात में। यानी ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसे यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए निर्वात में मतलब नहीं कर सकती। क्वेश्चन क्या कह रहा था, देख लेते हैं वापस। देखिए, मतलब ध्वनि एक यांत्रिक तरंगे हैं जिसे यात्रा करने के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो निर्वात में होता है। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं क्या है। शुष्क बर्फ ड्राई आइस क्या है? ठोस हाइड्रोजन है या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है या जमी हुई नाइट्रोजन है या बर्फीला पानी है? शुष्क बर्फ क्या है? ठोस हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन दिया ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है जमी हुई नाइट्रोजन, चौथा है बर्फीला पानी। देखते हैं बच्चों इसका आंसर क्या है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे गैस में बदल जाती है, ऊर्ध्वपातन, इसलिए इसे शुष्क बर्फ भी कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्या है, देखते हैं। रक्त समूह O को सर्वदाता क्यों कहा जाता है? रक्त समूह O को सर्वदाता क्यों कहा जाता है? एंटीजन की अनुपस्थिति के कारण, एंटीबॉडी की अनुपस्थिति के कारण या अधिक ऑक्सीजन के कारण, और चौथा दिया लोहे के कारण। रक्त समूह O को सर्वदाता क्यों कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। एंटीजन की अनुपस्थिति के कारण, दूसरा एंटीबॉडी की अनुपस्थिति के कारण, अधिक ऑक्सीजन के कारण, और चौथा है लोहे के कारण। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है एंटीजन की अनुपस्थिति के कारण। यानी O समूह में कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसलिए किसी भी अन्य रक्त समूह के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। ये आपको याद होना चाहिए कि O समूह जो है कोई भी एंटीजन नहीं होता इसमें, इसलिए यह किसी भी अन्य रक्त समूह के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं क्या है।
प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, पीला, नीला है, या लाल, हरा, नीला है। तीसरा ऑप्शन है नीला, पीला, काला। चौथा है हरा, सफेद, पीला। प्राथमिक रंग, पहला ऑप्शन है लाल, पीला, नीला, दूसरा है लाल, हरा, नीला, तीसरा है नीला, पीला, काला, चौथा है हरा, सफेद, पीला। देखते हैं बच्चों क्या है। लाल, हरा, नीला, इन तीनों रंगों के मेल से अन्य सभी रंग बनाए जाते हैं। लाल, हरा, नीला। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं क्या है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? अपचयन का है, ऑक्सीकरण का है, वाष्पीकरण का है, या विवर्तन का है? विवर्तन। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? अपचयन का है, ऑक्सीकरण का है, तीसरा ऑप्शन दिया वाष्पीकरण, चौथा दिया विवर्तन। देखते हैं बच्चों क्या है। ऑक्सीकरण, यानी लोहे का नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होने से जंग लगता है। लोहे की नमी हो और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होने से इसमें जंग लग जाता है। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं क्या है। कोशिका के किस अंग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? किस अंग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, लाइसोसोम को, या केंद्रक को? कोशिका के किस अंग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, तीसरा है लाइसोसोम, चौथा ऑप्शन केंद्रक। देखते हैं क्या आंसर है इसका। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम कोशिका के भीतर अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। राइबोसोम जो है कोशिका के भीतर अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाने में मतलब एक तरह से कार्य करता है, इसलिए राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं क्या है। आकाश में तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? आकाश में तारों का टिमटिमाना परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, तीसरा ऑप्शन है विकिरण, चौथा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चार ऑप्शन है आपके सामने। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पहला ऑप्शन है परावर्तन, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा है प्रकीकरण, चौथा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आकाश में तारों का टिमटिमाना किसके कारण है? देखते हैं। अपवर्तन के कारण, यानी वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरते समय प्रकाश की दिशा बदलने से तारे टिमटिमाते हैं, यानी अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं क्या है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का सोडियम कार्बोनेट है, या सोडियम क्लोराइड है, या कैल्शियम क्लोराइड है, या पोटेशियम नाइट्रेट है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, चौथा ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट। देखते हैं बच्चों इसका आंसर क्या है। इसका आंसर सोडियम क्लोराइड, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, सोडियम क्लोराइड है। यानी इसका रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड समुद्र के पानी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये रासायनिक सूत्र लिखा हुआ है SNACLS। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, दूसरा ऑप्शन 3, चौथा 4, पांचवा मतलब पहला ऑप्शन दिया 2, दूसरा ऑप्शन दिया 3, चौथा दिया 4, मतलब 2, 3, 4, 5। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, या 5 होते हैं? देखते हैं बच्चों। मानव हृदय में 2 आलिंद और 2 निले होते हैं, यानी 4 होते हैं। 2 आलिंद और 2 निले। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं। रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? प्रथम नियम पर, दूसरा द्वितीय नियम पर, तीसरा तृतीय नियम पर, चौथा है गुरुत्वाकर्षण नियम पर। रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? पहला प्रथम नियम, दूसरा द्वितीय नियम, तीसरा ऑप्शन दिया तृतीय नियम, चौथा गुरुत्वाकर्षण नियम। देखते हैं। तृतीय नियम पर आधारित है। यह क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं। किस धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है?
किस धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है सोना, दूसरा ऑप्शन टाइटेनियम, तीसरा लोहा, चौथा तांबा। किस धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है? पहला सोना दिया ऑप्शन, दूसरा टाइटेनियम और तीसरा लोहा, चौथा तांबा। देखते हैं बच्चों क्या ऑप्शन है। टाइटेनियम, यानी टाइटेनियम का उपयोग अंतरिक्ष यान और रक्षा उपकरणों में होने के कारण इसे रणनीतिक धातु कहा जाता है। टाइटेनियम का उपयोग अंतरिक्ष यान में होता है, रक्षा उपकरणों में होता है, इसी कारण इसको रणनीतिक धातु कहा जाता है। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं क्या है। विटामिन B1 की कमी से कौन से रोग होते हैं? विटामिन B1 की कमी से रिकेट्स होता है, बेरी होता है, रतौंधी होती है। चौथा ऑप्शन दिया स्क्रबी। विटामिन B1 की कमी से होने वाली रोग रिकेट्स है, बेरी है, तीसरा ऑप्शन दिया रतौंधी, चौथा दिया स्क्रबी। देखते हैं बच्चों क्या है। बेरी, यानी विटामिन B1 जो थायमिन होता है ना, इसकी कमी से तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है, जिससे बेरी मतलब ये रोग हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं क्या है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में ऑक्सीजन भरी जाती है, या नाइट्रोजन या आर्गन, या हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन दिया नाइट्रोजन या आर्गन, तीसरा दिया हाइड्रोजन, चौथा दिया कार्बन डाइऑक्साइड। देखते हैं बच्चों। नाइट्रोजन या आर्गन, यानी अक्रिय गैसें फिलामेंट को ऑक्सीकृत होने से बचाती हैं और बल्ब की उम्र बढ़ाती हैं, इसलिए नाइट्रोजन या आर्गन भरी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या है। आनुवांशिक की सबसे छोटी इकाई क्या है? पहला ऑप्शन गुणसूत्र, दूसरा जीन, तीसरा DNA, चौथा कोशिका। आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई देखते हैं बच्चों क्या है। जीन DNA का वह हिस्सा है जो माता पिता से संतानों में लक्षणों को ले जाता है। ये जीन ही होता है जो DNA का हिस्सा है जो माता पिता से संतानों में लक्षणों को ले जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन था। जीन जो है DNA का वह हिस्सा है जो माता पिता से संतानों में लक्षणों को ले जाता है, इसलिए इसका आंसर जीन है। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको मेरे ये प्रश्न बहुत अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने छांट के लिखे हैं। इस दौरान हो सकता है कि थोड़ा बहुत मैंने कहीं गलत बोल दिया हो, तो उसके लिए आपसे क्षमा, क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने बहुत अच्छे लिखे हैं। कभी कभी मिसप्रिंट के कारण हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, तो उसके लिए क्षमा। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि बच्चों की तैयारी हो, आने वाला फ्यूचर इनका मतलब सुनहरा हो। और इन क्वेश्चनों की तैयारी करके मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन इतना जरूरी है कि आपको फायदा जरूर होगा, क्योंकि ये एक कंपटीशन के लिए नहीं है, सभी कंपटीशन के लिए है, ऑल एग्जाम कंपटीशन। और आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहें। तो अगर आप बने रहेंगे तो आपको एक तो ये वीडियो की सीरीज मिलेगी, इसके अलावा इंग्लिश के सर भी आपको प्रतिदिन पढ़ाएंगे, और वो सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और वो ऐसी जगह कोचिंग वगैरह में पढ़ाते हैं जिससे मतलब बच्चे जो हैं उनके हाथों से पढ़े हुए बच्चे लगभग निकल ही जाते हैं। तो आप लगातार धैर्य रखें और मेरे चैनल के साथ बने रहें। तो बच्चों, आपका कीमती समय मैंने लिया, तो एक तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने आपसे एक ही बात कही है, हो सकता है इस दौरान पढ़ाते वक्त कुछ मेरे मतलब शब्दों में कुछ थोड़ा सा गलत निकल गया, तो उसके लिए क्षमा, क्योंकि काम का लोड रहता है और कोचिंग सेंटर चलता है हम लोगों के यहाँ, अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं। तो आप लगे रहें और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप प्रत्येक कंपटीशन में जरूर आप पास करके अच्छे लेवल पर पहुंचेंगे, अगर लगातार इस चैनल से आप जुड़े रहें। थोड़ा धैर्य रखें, शांति से आप डेली नोट्स बनाएं, पढ़ें, आप ही का फायदा है। बहुत बहुत धन्यवाद।